नमस्कार दोस्तों, DRX गम कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इस एग्ज़ाम में 246 पोस्टें हैं, जिन पोस्टों में अलग अलग जगह से अलग अलग पोस्टें हैं। इसका पेपर 1.5 घंटे का है और ये 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें से कुछ फार्मेसी के क्वेश्चन होंगे, लगभग 70 क्वेश्चन फार्मेसी के होंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, उसके बाद जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे। ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट में इसको सॉल्व करना होगा। CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फार्मेसी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज ही होनी चाहिए और जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इनके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाएं, जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन से रिपीट होता है तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। तो आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट सेट 1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि NSAID के क्रोनिक यूज़ कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। NSAID के क्रोनिक यूज़ से कौन सा साइड इफ़ेक्ट होता है? किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, या एनीमिया हो जाता है, या फिर स्ट्रोक होता है। तो NSAID के क्रोनिक यूज़ से किडनी डैमेज हो जाती है। NSAID के अंदर पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सारी मेडिसिन आती हैं। क्रोनिक यूज़ जब NSAID का किया जाता है, जैसे आइबुप्रोफेन हो गई, एस्पिरिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, तो इनके फंक्शन से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किडनी के ऊपर, जिससे क्रोनिक किडनी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस कंडीशन का हॉलमार्क है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 1 का है, टाइप 2 डायबिटीज़ का है, या हाइपोथायरायडिज्म का है, कसिंग सिंड्रोम का है। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस अगर कंडीशन हो जाती है तो ये हॉलमार्क है टाइप 2 डायबिटीज़ का। इंसुलिन प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? विटामिन के है, प्रोटामीन सल्फेट है, नैलोक्सोन है, या फिर फ्लूमाजेनिल है। तो इसका आंसर है हिपेरिन का एंटीडोट जो होता है वो प्रोटामीन सल्फेट होता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है और इसके ओवरडोज रिवर्स करने के लिए प्रोटामीन सल्फेट का यूज़ किया जाता है। हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि ACE इनहिबिटर कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, या हाइपरनेट्रीमिया। इसका आंसर है हाइपरकैलीमिया। ACE इनहिबिटर जैसे कि रेमिप्रिल पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हाइपरकैलीमिया का रिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, वारफरिन थेरेपी के दौरान कौन सा INR वैल्यू नॉर्मल कंसीडर की जाती है? तो वारफरिन थेरेपी के दौरान 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो INR वैल्यू जो होती है वो 2 to 3 होती है। वारफरिन थेरेपी के लिए दौरान इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जो होता है वो 2 से 3 के बीच मेंटेन किया जाता है, ताकि क्लॉटिंग और ब्लीडिंग रिस्क जो होती है वो दोनों बैलेंस रहें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ड्रग एक्यूट अस्थमा अटैक के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है? तो एक्यूट अस्थमा के लिए सल्बूटामॉल, मोंटेलुकास्ट, थियोफाइलिन, या फ्लूटिकासोन, कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में सल्बूटामॉल का यूज़ किया जाता है एक्यूट अस्थमा अटैक के लिए। सल्बूटामॉल जो होती है वो एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होती है, जो कि एक्यूट अस्थमा अटैक में ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करके एयर फ्लो को इम्प्रूव कर देती है। अगला क्वेश्चन है, मीथोट्रेक्सेट कौन सी डिजीज़ में कॉमनली यूज़ होता है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या एपिलेप्सी। तो मीथोट्रेक्सेट जो मेडिसिन होती है वैसे तो ये कैंसर पेशेंट में यूज़ होती है, लेकिन इसके अलावा ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ होती है। मीथोट्रेक्सेट एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो ECG किया जाता है, कि चेस्ट एक्सरे किया जाता है, या ब्लड ग्लूकोज किया जाता है, यूरिन एलिसिस किया जाता है, कौन सा किया जाता है? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए ECG किया जाता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से अर्थराइटिस नहीं होता है, अर्थमियास हो सकती है, और ECG के थ्रू कार्डियक रिदम को मॉनिटर किया जाता है। फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक का मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? टेंडर रप्चर हो जाता है, अनीमिया हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाते हैं, या फिर हेयर लॉस होते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, क्लोरोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारी मेडिसिन आती हैं फ्लोरोक्विनोलोन में। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो टेंडन रप्चर होता है फ्लोरोक्विनोलोन में, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब टेंडन को डैमेज कर देते हैं, रप्चर का रिस्क बढ़ा देते हैं।
स्पेशली एल्डर पेशेंट जो होते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मैकेनिज्म क्या है? रेनिन इनिबिशन के थ्रू या एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकेज के थ्रू, सोडियम रिटेंशन के थ्रू या बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट के थ्रू। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकेज के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं जिससे वेसोडाइलेशन होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। अगला क्वेश्चन है नैलोक्सेन किस ओवरडोज का ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? बेंजोडाइज़पीन या ओपियोइड या अल्कोहल या फिर कोकेन। तो नैलोक्सोन जो होता है वो ओपियाइड की ओवरडोज जब हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में नैलोक्सोन दिया जाता है। ये एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है जो कि ओपियाइड ओवरडोज जैसे कि मॉर्फिन या हीरोइन का इफेक्ट को रैपिडली रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेजर कार्डियोवास्कुलर रिस्क क्या होते हैं? हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रोक होता है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है या हार्ट फेल होता है। इसका आंसर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेजर कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। स्पेशली ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फेनिटोइन का मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, वेट लॉस या हाइपरटेंशन या फिर डायरिया। तो फेनिटोइन एपिलेप्सी मिर्गी में दी जाने वाली दवाई है। इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। फेनिटोइन यूज़ करने से गम्स में एक्सेसिव टिश्यू ग्रोथ होती है जिसको हम जिंजिवल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, जो डेंटल हाइजीन को अफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कौन सा कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है? कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, डायरिया कर देती हैं, एंजाइटी कर देती हैं या हाइपरग्लाइसीमिया कर देती हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, कब्ज कर देती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक वेरापामिल कॉमनली कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं लॉन्ग टर्म अगर यूज़ की जाए तो। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन ओवरडोज का टॉक्सिक साइन क्या होता है? तो एस्पिरिन से टिनिटस होता है, कान में आवाज़ आने लगती है बहुत तेज़ से, डायरिया हो जाता है या फिर रैशेज हो जाते हैं या फिर सीजर्स आने लगते हैं। तो एस्पिरिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका टॉक्सिक साइन होता है टिनिटस, कान में आवाज़ आने लगती है, कानों में घंटी बजने लगती है, घंटी जैसी आवाज़ आने लगती है जो हियरिंग लॉस तक बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी में कौन सी कंडीशन होती है? सिकल सेल एनीमिया होता है या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है या प्लास्टिक एनीमिया होता है या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। फोलिक एसिड की जब डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आरबीसी जो होती है वो एबनॉर्मल मैचुरेशन उनका हो जाता है जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोपिडोग्रिल कौन सा ड्रग क्लास बिलोंग करता है? एंटीप्लेटलेट है, एंटीकोगुलेंट है या फिब्रोनेफ्रिलेटिक है या एनएसएआईडी है? इसका आंसर एनएसएआईडी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लोपिडोग्रिल है। इसके अलावा आंसर इसका होता है एंटीप्लेटलेट। क्लोपिडोग्रिल जो होती है ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और इश्केमिक हार्ट डिजीज़ जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, हार्ट पेशेंट्स में यूज़ होता है क्लोपिडोग्रिल। लीवोथायरॉक्सिन किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब होता है? हाइपोथायराइडिज्म में या फिर हाइपरथायराइडिज्म में या हाइपरटेंशन में या एपिलेप्सी में? आंसर शुड बी ए और बी, ए या बी में से कोई एक आंसर है। लीवोथायरॉक्सिन किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है? लीवोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म में प्रेस्क्राइब किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दिया जाता है जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती तब। अगला क्वेश्चन है स्टैटिन्स कौन सा लिपिड लोअर करते हैं? ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल या वीएलडीएल? तो इसका आंसर है स्टैटिन्स जो होती हैं वो एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल। स्टैटिन्स का मेन फंक्शन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना होता है जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करता है। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया का इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कौन सा सोल्यूशन यूज़ होता है? नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 50%, लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन, बाइकार्बोनेट सोल्यूशन? इसका आंसर है डेक्सट्रोज 50%। हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है तो उस इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आईवी दिया जाता है डेक्सट्रोज 50%।
जो ब्लड शुगर को रैपिडली रेज़ कर देता है। ये 20 क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट के।